गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों ये देखा कि टोटल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों, उनके सेलुलर एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए भोजन का नितांत आवश्यक होता है बच्चों, क्योंकि फूड ही एक ऐसा सोर्स है बच्चों जिनके माध्यम से एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी के द्वारा हमारी टोटल सेलुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती है। ठीक बच्चों, पिछले वीडियोस बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो भोजन है बच्चों वो हमको एनर्जी देती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के जितनी भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, अनवरत काम करते रहते हैं और वो जो है वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। और ये जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है बच्चों, ये विदाउट फूड के कभी संभव नहीं हो सकता, अर्थात इसके लिए भी भोजन की हमको बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो भोजन हमको क्या करता है बच्चों, फूड के द्वारा ही हमारे जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहे, डिवाइड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें बच्चों, तो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला जो WBC है, WBC के जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो, चाहे वो बी लिम्फोसाइट्स हो, चाहे वो इस्नोफिल्स हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे वो बेसोफिल्स हो, ये सब जितने भी हैं बच्चों, ये हर समय क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर सोल्जर जैसे, सैनिक जैसे काम करते रहते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, बाहर से आने वाले जितने भी अनवांटेड पैथोजेंस होते हैं, जितने भी एंटीजेंस होते हैं बच्चों, उनको क्या करते हैं, वो किल कर डालते हैं, मार डालते हैं और हमारे शरीर को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं कि बच्चों हमारे शरीर के अंदर जितने भी WBC सेल्स हैं वो क्या होते हैं, वो मरते रहते हैं और फिर उनका नया फॉर्मेशन होता रहता है, अर्थात डिवाइड होते हैं, फिर जनरेट होते हैं, बनते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया बच्चों किसके द्वारा होता है, फूड के द्वारा। हमको एक अच्छा भोजन, एक अच्छा स्रोत चाहिए, भोजन चाहिए जिसके द्वारा हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करता है बच्चों, हमारा इम्यूनिटी पावर जो बढ़ा रहता है, बना रहता है, वो हमारे सोल्जर्स जो बनते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं कि सेल के कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बनते हैं, बार बार मल्टीप्लिकेशन, बार बार डिवीजन होने के द्वारा हमको WBC क्या करते हैं बच्चों, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी देखा कि भोजन के द्वारा ही बच्चों हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, मैंने अभी भी बताया कि जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर है वो उनको एक सैलरी के रूप में भोजन काम करता है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे देश के जो सोल्जर्स काम करते हैं, जो सैनिक काम करते हैं, आर्मी या मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो काम करती हैं बच्चों, वो देश के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये सुरक्षा बच्चों वो किसके ऊपर करते हैं, उनको एक सैलरी, गवर्नमेंट एक सैलरी देती है। तो उसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर भी जो हमारी कोशिकाएं हैं, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं बच्चों, इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी सैलरी के रूप में क्या लेता है बच्चों, भोजन लेता है। तो भोजन नितांत आवश्यक है एनर्जी के लिए, भोजन नितांत आवश्यक है सेल डिवीजन के लिए, और भोजन की आवश्यकता हमको इम्यूनिटी सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भी पड़ती है। ठीक बच्चों, तो इसके विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात कर लिया था। आज आइए बच्चों हम इसी एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आगे बात करते हैं और देखते हैं कि भोजन के और भी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, भोजन में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं और क्या कौन कौन से भोजन के स्रोत हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आइए बच्चों हम बात करते हैं कि इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, उनके लिए भोजन क्यों आवश्यक है। तो बच्चों हम बात करते हैं, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों, उनके लिए भोजन क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक आधारभूत रिक्वायरमेंट है बच्चों, क्योंकि विदाउट फूड, विदाउट भोजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो जो हम लोग रोज़ के भोजन लेते हैं बच्चों, हम लोगों के भोज्य पदार्थ में जो मेजर कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन जो है वो हमारे लिए मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड कहे जाते हैं, अर्थात भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ बच्चों मिनरल्स एंड विटामिन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे शरीर में
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के अतिरिक्त इनके अलावा भी बच्चों हमको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए और विटामिन चाहिए। यद्यपि इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, बशर्ते इनको चाहिए ज़रूर बच्चों। तो मिनरल्स और विटामिन्स जो हमारे भोज्य पदार्थ में हैं और वो एनर्जी के रूप में, अर्थात इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती बच्चों, ये नॉन एनर्जिक फूड मटेरियल्स हैं, अर्थात इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती, फिर भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इनकी उपस्थिति, इनकी स्मॉल क्वांटिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हमारे मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड कहे जाते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन्स भी हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इनकी स्मॉल क्वांटिटीज़ भी आवश्यक होती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। भोजन जो होता है बच्चों हमको क्या देती है, एनर्जी देती है और ऑर्गेनिक मटेरियल उपलब्ध कराती है, किसके लिए बच्चों, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज, हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए, हमारे बॉडी का, अर्थात हम लोग जो ग्रोथ करते हैं बच्चों, ग्रोथ क्या होता है बच्चों, अगर हम सिंपल डेफिनेशन पूछें कि व्हाट इज़ द ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या होता है बच्चों, तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीमेंट, दैट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रॉपर असिमिलेशन इज नोन एज द ग्रोथ। अर्थात जब हमारे शरीर की जो टिश्यूज़ हैं, कोशिकाएं, उनकी साइज जब बढ़े, उनका वॉल्यूम जो बढ़े, उनका भार जब बढ़े, तो हम कहते हैं बच्चों ग्रोथ है। जैसे एक छोटा सा बीज है, एक छोटा सा जैसे किसी चीज़ का बीज होता है बच्चों, एकदम माइन्यूट होता है, जिसका कोई साइज़ नहीं होता है, जिसका कोई वेट नहीं होता है, लेकिन जब बच्चों वो सीड से एक प्लांट निकलता है, वो प्लांट ग्रोथ करके बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसका भार अगर देखें बच्चों तो वो पता नहीं कितने टन में होता है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया को भी एक्वायर करता है। तो इसका मतलब उसका साइज बढ़ गया और उसका भार बढ़ गया, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो हमारी बॉडी इसी प्रकार से बच्चे, एक छोटा सा नन्हा सा जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में कंसीव करता है, एक जाइगोट के रूप में बनता है, और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होकर 6 फीट का एक लंबा लड़का बनता है, और जिसका 72 किलो वजन होता है बच्चों, तो वो किसके द्वारा हुआ, अर्थात उसमें ग्रोथ हुआ। और ये जो ग्रोथ है वो कैसे हुआ बच्चों, क्योंकि उसके बॉडी का साइज बढ़ा, उसके सेल में डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न होकर उसका टोटल क्या हुआ, भार बढ़ता गया, उसका साइज बढ़ता गया, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि वो ग्रोथ करके एक अडल्ट पर्सन बन गया, है ना बच्चों। तो इसके लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए। एक प्रॉपर एनर्जी के रूप में हमको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन क्या करता है, हमको एनर्जी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल और एनर्जी बच्चों हमको क्या करते हैं, हमारे बॉडी का ग्रोथ कराते हैं, और हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, जितने भी सेल डैमेज होते हैं, उनका फिर से रिपेयर होता है। तो टिश्यूज़ का रिपेयर होना और बॉडी का ग्रोथ होना, ये सब क्रियाएँ किसके द्वारा होती हैं बच्चों, ये फूड के द्वारा होती है, एनर्जी के द्वारा होती है। तो ये सब एनर्जी, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब किसके द्वारा मिलते हैं बच्चों, भोजन के द्वारा। अब भोजन हमको, हमारे लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देखते हैं बच्चों, द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो भोजन के अतिरिक्त हम क्या करते हैं बच्चों, अपने दैनिक क्रियाओं में, अपने रोज़ की एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं बच्चों, वाटर को इनटेक करते हैं, वाटर को लेते हैं। और वाटर जो है बच्चों हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, किस रूप में बच्चों, मेटाबॉलिक प्रोसेस के रूप में। अर्थात मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि वाटर एक ऐसा यूनिक सॉल्वेंट होता है जिसमें सभी चीज़ डिसॉल्व हो जाते हैं। अर्थात जो हम लोग खाते हैं बच्चों, तो हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है बच्चों, इसके लिए जो सबसे अच्छा मीडियम होता है वो एक्वस मीडियम होता है। तो जो एक्वस मीडियम, जो डाइल्यूट मीडियम, जितना ज़्यादा डाइल्यूट मीडियम रहेगा उतनी अच्छा हमारा सिस्टम काम करेगा बच्चों। तो अच्छे सिस्टम को काम करने के लिए, डाइल्यूट कंडीशन बनाने के लिए हमको वाटर की आवश्यकता होती है, और ये वाटर क्या होता है बच्चों, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बहुत अच्छा बनाता है। तो वाटर जो होता है बच्चों हमारा एक यूनिक सॉल्वेंट होता है, जिसके द्वारा हमको हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से चलती हैं, बहुत सुचारू ढंग से चलती हैं। क्यों, क्योंकि यूनिक सॉल्वेंट के साथ साथ ये हमारे बॉडी को एक डाइल्यूट मीडियम प्रोवाइड करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारे भोजन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो अगर हम डिवीज़न करके देखें बच्चों, तो भोजन को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है प्रिंसिपल और एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द फूड। एक प्रिंसिपल, मुख्य फूड कंपोनेंट, या जिसको हम कहते हैं जिसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती है,
तो एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड, या जिसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फूड कह सकते हैं, तो इसके रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों? तो एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड के रूप में बच्चों हम लोग जानते हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंतर्गत हम शुगर और स्टार्च को पढ़ते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स में हम किसको जानते हैं बच्चों? शुगर एंड स्टार्च। प्रोटीन एंड लिपिड्स, जिसको हम फैट्स कहते हैं। तो मुख्य जो कंपोनेंट होते हैं, मेजर फूड कंपोनेंट होते हैं बच्चों, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड्स, जिसको हम फैट्स कहते हैं। और जो एसेंशियल और नॉन एनर्जी कंपोनेंट, जैसा कि अभी हमने बात किया बच्चों की, जो हमारे भोज्य पदार्थ हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा ही ज़रूरी होता है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। इनसे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, फिर भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इनकी आवश्यकता बहुत अनिवार्य होती है, बहुत नितांत आवश्यक होता है बच्चों। तो वो कौन है बच्चों? वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स। रेशेदार जो पदार्थ होते हैं बच्चों, वो विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये सब हमारे भोज्य पदार्थ के भी एक अंग हैं, जो हमको एनर्जी नहीं देते हैं, फिर भी हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इनकी आवश्यकता नितांत आवश्यक होती है। इनकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है बच्चों। आइए बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में। तो व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट बच्चों? हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस इन द डाइट ऑफ द एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, वो हमको एनर्जी देता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये कहा जाए बच्चों को हु प्रोवाइड एनर्जी, तो एनर्जी देने का जो मेन कंपोनेंट है बच्चों, वो एनर्जी हमको किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। जितने भी इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितने भी लिविंग क्रिएचर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो क्या करते हैं बच्चों? वो जो हैं, वो क्या करते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के रूप में लेता है। अर्थात जो हमको एनर्जी यील्डिंग होता है बच्चों, एनर्जी जो हमको मिलता है हमारे बॉडी को, वो किसके द्वारा मिलता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा मिलता है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, ये नाम से है कार्बो प्लस हाइड्रेट। हाइड्रेट माने होता है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, एंड कार्बो इक्वल टू कार्बन। अर्थात ये कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं। अगर हम इनको एसेंशियली केमिकल फार्मूले के रूप में देखें और कंपोनेंट के रूप में देखें बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो हम देखते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:1 के रेशियो में। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है बच्चों, वो कितना होता है? 1:2:1 का रेशियो होता है। इस रेशियो में ये पाए जाते हैं। दीज में भी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, अगर हम इनको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, तो ये मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के रूप में जाने जाते हैं। द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। The most common molecules of the carbohydrates, the most common monosaccharides molecules are glucose, fructose and galactose। अर्थात मोनोसेक्राइड्स के रूप में जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो कौन है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज हैं। डाइसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स के रूप में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज है। और ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज किसके द्वारा बनते हैं बच्चों? दे आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स लिंक्ड इन द डाइसेक्राइड्स बॉन्ड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जो डाइसेक्राइड्स होते हैं बच्चों, वो मोनोसेक्राइड्स, अर्थात 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं बच्चों? डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। और ये किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों? ये डाइसेक्राइड्स बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़कर एक डाइसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं बच्चों, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है ना बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स, अर्थात 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड, दोनों आपस में कंबाइंड करते हैं और जो जोड़ते हैं, उनके अंदर जो उनके साथ जो बॉन्ड बनता है, जो लिंक बनता है बच्चों, वो कौन सा बंध बनता है? डाइसेक्राइड बॉन्ड बनता है। अगर ये पूछा जाए बच्चों कि 2 मोनोसेक्राइड्स जुड़कर जो एक डाइसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं, तो ये किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये डाइसेक्राइड्स बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और जब 2 मोनोसेक्राइड जुड़कर एक डाइसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं बच्चों, वहाँ एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या होता है? लॉस होता है, लूजिंग होता है, अर्थात वहाँ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर एक डाइसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं, तो वहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? लूज होता है। और ये दोनों जो मोनोसेक्राइड्स जुड़ते हैं, वो डाइसेक्राइड्स बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल सच एज द स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, insulin and glycogen of the carbohydrates are formed by the union of the more than
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। जब जब 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स बच्चों। पॉलीसैकेराइड्स किसे कहते हैं बच्चों? अर्थात उसमें मोर देन 2 अर्थात 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर जो संरचना बनाते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। इट इज टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, है ना बच्चों। द polysaccharides on hydrolysis reduce to disaccharides and disaccharides form monosaccharides molecule। हाइड्रोलिसिस के द्वारा जो पॉलीसैकेराइड्स है बच्चों, वो रिड्यूस होकर डाइसैकेराइड्स का निर्माण करता है, और डाइसैकेराइड्स बच्चों हाइड्रोलिसिस के द्वारा मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। अर्थात बच्चों अगर हम ये इनको ब्रेक डाउन करके देखें तो पॉलीसैकेराइड जो होता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो हाइड्रोलाइज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल और उनमें क्या करते हैं? डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, जबकि डाइसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस करने के बाद मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, है ना बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स रिकरेंट एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बच्चों, वो हमको क्या करते हैं? रिकरेंट एनर्जी प्रदान करते हैं, अर्थात तुरंत, अगर हमको तुरंत एनर्जी चाहिए बच्चों, तो वो हमको किसके द्वारा मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स के। अब फॉर एग्जांपल बच्चों ये देखिए, जब कोई आदमी डिहाइड्रेशन से ग्रसित होता है या हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है बच्चों, तो हमको तुरंत क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज के रूप में बच्चों हमको ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट दे दिया। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ये कहें कि जलेबी में भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, रसगुल्ले में भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो क्या कभी आपने देखा है कि जलेबी या रसगुल्ले का ड्रिप चढ़ाया जाता है? ऐसा तो नहीं कि बॉटल के रूप में रसगुल्ला या जलेबी को चढ़ा दिया जाता है, जबकि वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, जो हमारे बॉडी के सेल हैं बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अकोमुलेट नहीं करते। वो किसका अकोमुलेशन करते हैं बच्चों? केवल मोनोमर्स का अकोमुलेशन करते हैं। मोनोमर्स के रूप में ग्लूकोज का अकोमुलेशन करते हैं, इसलिए हमको क्या चढ़ाया जाता है बच्चों? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स रिकरेंट एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म। अगर किसी जीव को तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है बच्चों, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा मिलता है, न कि वो फैट और प्रोटीन्स के द्वारा मिलता है। फैट और प्रोटीन्स हमको रिकरेंट एनर्जी नहीं दे सकते। रिकरेंट एनर्जी के रूप में हम लोग किसको लेते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछा जाता है कि हु कंपोनेंट प्रोवाइड अस रिकरेंट एनर्जी, तो हमको रिकरेंट एनर्जी कौन देता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स देता है। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? CH2O का होलियन और CnH2O का होलियन। अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है CH2O का होलियन या फिर CnH2O का C, जहाँ N इक्वल टू क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन्स। N इक्वल टू क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 7.3 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के द्वारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है बच्चों, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, तो हमको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 7.3 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी के रूप में हमको क्या होता है बच्चों? मिलता है, गेन होता है। द रिच कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में कॉज ओबेसिटी। अगर हमारे शरीर में बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट ज़्यादा हो जाए तो हमको मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। बात अगर हम ये करें तो हम लोग अगर बच्चों अपने डाइट में रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो हमारे जितने भी बॉडी सेल हैं बच्चों, वो बॉडी के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो जितना उनको ज़रूरत है उतना तो ग्लूकोज ले लेंगे, और जो अवशेष मात्रा, जो रिमेनिंग ग्लूकोज है बच्चों, वो स्टोर होने लगता है। और स्टोर होते होते बच्चों वो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और ये बच्चों, जैसा कि मैं कल के वीडियोज़ में बताया था कि घर की माताएं जो होती हैं, वो रोज़ के खर्चे के साथ, अगर रोज़ का खर्चा करने के बाद कुछ पैसा जब बचता है बच्चों, तो वो अपने क्या करते हैं? अपने बॉटली में या अपने कहीं एक जगह उस पैसे को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद जब कभी घर में ज़रूरत पड़ती है बच्चों, जब हमारे घर का स्टॉक समाप्त हो जाता है, तो माताओं का स्टॉक बना रहता है, तो वो कहते हैं भाई हमारे पास इतना पैसा है, इसको लेके ये काम कर लीजिए। कैसे? क्योंकि वो रिमेनिंग मनी था, उनके पास जो अवशेष मनी बचता था उसको वो रखे रहते थे। इसी प्रकार जब बच्चों हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो अपने काम के, अपने आवश्यकता की ग्लूकोज ले लेते हैं, और जो ग्लूकोज और बचता है बच्चों, वो सब क्या होता है? फैट के रूप में जमा होने लगता है। और ये फैट के रूप में जमा होकर हमारे पूरे कहाँ
ज़्यादा से ज़्यादा जब ग्लूकोज हम ज़्यादा से ज़्यादा रसगुल्ला खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जलेबी खाएंगे बच्चों, तो उनमें अब आप ये मान लीजिए कि जब हम एक रसगुल्ला खाते हैं बच्चों, तो एक रसगुल्ले में नियर अबाउट 300 कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। कितना बच्चों? 300 कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। और ये 300 कैलोरी एनर्जी जो है बच्चों, ये कैसे ब्रेक होगा? आप जो एनर्जी गेन करिए, यही मैंने कल बताया था कि आप जितना एनर्जी बच्चों लीजिए वो उतना ब्रेकडाउन होना चाहिए, यूज होना चाहिए, तब तो आपके शरीर में फैट के रूप में डिपोजिशन नहीं होगा, तब आपको मोटापा नहीं होगा, अदरवाइज आपको मोटापा हो जाएगा। क्योंकि अगर सपोज दैट आप एक रसगुल्ला रोज ले रहे हैं, तो एक रसगुल्ला में मान के चलिए कि 300 कैलोरी आप एनर्जी ले रहे हैं, और उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए आपको लगभग 5 किलोमीटर चलना होगा। अर्थात 1 किलोमीटर चलने में बच्चों मान के चलिए कि 5 किलोमीटर जब आप चलते हैं, तो एक रसगुल्ले का, अर्थात कुल मिला के एक रसगुल्ले को अगर मतलब ब्रेकडाउन करना है आपको 300 कैलोरी रसगुल्ले के बराबर अगर आपको ब्रेकडाउन करना है एनर्जी, तो इसके लिए आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सपोज दैट आप अगर एक दिन में 4 रसगुल्ला खा लेते हैं, तो 4 3 या 1200 कैलोरी हो गया, और 4 पंचे 20, अब 20 किलोमीटर। अर्थात अब कहीं प्रोग्राम में, कहीं पार्टी में आप जाते हैं और 4 रसगुल्ला खा लेते हैं, तो आप समझिए कि 1200 कैलोरी एनर्जी आपने इकट्ठा कर लिया, और उस 1200 कैलोरी एनर्जी के लिए आपको 20 किलोमीटर रन करना पड़ेगा। तो आप एक दिन के लिए 1200 एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए 20 किलोमीटर का अरेंजमेंट कर लिए हैं कि 20 किलोमीटर जब तक आप नहीं चलेंगे, तब तक आपका 4 रसगुल्ला डाइजेस्ट नहीं हो सकता, और नहीं तो वो रसगुल्ला क्या करेगा, आपके शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट होता चला जाएगा और आपको ओबेसिटी क्रिएट कर देगा, अब मोटापा हो जाएगा आपको। ठीक ना बच्चों? तो आप उतने ही एनर्जी लीजिए जितना आप ब्रेक डाउन कर सके। तो वही कहा जा रहा है, द रिच कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में कॉज ओबेसिटी। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट बढ़ जाता है, तो हमको क्या हो जाएगा बच्चों? ओबेसिटी हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगर हम बात करें सोर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसमें हम देखते हैं बच्चों राइस, पोटैटो, व्हीट, ऑट, बार्ले, बनाना, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, शुगर एंड फ्रूट्स, ये सब जितने भी स्रोत हैं बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अर्थात इनके द्वारा हमको क्या मिलता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमको क्या मिलता है बच्चों? एनर्जी मिलता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल के वीडियोज़ में बच्चों हम आगे बात करेंगे लिपिड्स, फैट्स और प्रोटीन्स के विषय में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। बच्चों, हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बच्चों इसको शेयर करें अपने दोस्तों में जो अच्छे कंपटीटर हों, जो तैयारी कर रहे हों नीट का, जिपमर का, एम्स का, या और अदर कंपटीटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चों, तो उनका भी तैयारी जो है सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके पास तक पहुँचे। इसके लिए बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके पास तक पहुँचे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।